नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, अब पढ़ने का अधिकार सबको है और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको है। तो सर की इस मुहिम के साथ जुड़िए और सर आप सबको और हमको गाइड करते हैं ताकि आप आसानी से कम एफर्ट में सेलेक्ट हो जाएं। बहुत फॉर्मूले निकाल के लाते हैं और शॉर्ट नोट्स, क्विक रिविजन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं बच्चों, जिसकी हेल्प से आप आसानी से बच्चों डॉक्टर बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो आज हम यहाँ पर हैं, प्रेजेंट हुए हैं T6 का, SBTS के T6 का सोल्यूशन लेकर के। तो जो कि बच्चों कुछ इस प्रकार है, बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन पेपर था। मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने शिद्दत से अटैम्प्ट किया होगा। क्या मार्क्स आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ सीखा होना चाहिए टेस्ट पेपर से। अगर सीखा है तो बहुत अच्छी बात। टेस्ट पेपर करके आइए, उसको एनालाइज करिए, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करिए, उनको रेक्टिफाई करिए। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पेपर। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। अ मीडियम कैन कैरी लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो अब कोई मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कैरी कर पाता है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों अगर हम बात करें तो पल्स बनाती है। कैसी पल्स? कंप्रेशन पल्स एंड रेयर फ्रैक्शन पल्स। कंप्रेशन पल्स में बच्चों एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास पास आते हैं और रेयर फ्रैक्शन में एक दूसरे के दूर दूर जाते हैं। तो बच्चों ये वेव उसी मीडियम में प्रोपगेट कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें शियर बियर करने की कैपेसिटी हो। तो बच्चों क्या मास की वजह से होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इलास्टिसिटी और इनर्शिया की वजह से होता है? ठीक है, इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को होल्ड करके रखता है। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दीज बिल्कुल भी नहीं। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों सेकंड, और मेरे ख्याल से आप सभी ने बच्चों एकदम सही जवाब दिया होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। और अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो Vs इज इक्वल टू गामा p/ρ, और बच्चों दैट इज गामा RT/m। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें P दिखता ज़रूर है, लेकिन आपको याद करके रखना है बच्चों, P से वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। तो पहला, तो अगर हम बात करें प्रोपोर्शनली, देखें Vs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T एंड Vs स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज करेगा। इंक्रीज विद डिक्रीजिंग प्रेशर, तो प्रेशर से बच्चों इंडिपेंडेंट है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सही स्टेटमेंट है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, गलत स्टेटमेंट है। तो बच्चों ऑप्शन में है अप्रोप्रिएट देखना। तो पहला फर्स्ट और सेकंड ट्रू, दूसरा बच्चों फर्स्ट और थर्ड ट्रू। तो यहाँ पे तीन को ही ट्रू नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन में सेकेंड और थर्ड ट्रू है, और फर्स्ट ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ ट्रू है। तो अगर हम बात करें तो हमें बच्चों एक ही ऑप्शन में फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू मिल रहे हैं, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, तो बच्चों इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, द स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ। तो बच्चों किस पे इंडिपेंडेंट होती है? तो किस पे डिपेंड नहीं करती है? अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ा था, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? तो P/ρ, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है बच्चों P/ρ, और अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम पे तो प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों सही ऑप्शन है थर्ड। अब अगर हम बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कुछ इस तरीके से, टू सिंपल हार्मोनिक वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन दे रखी है 2 sin ωt, 2 sin 5t + 5, और दूसरी बच्चों 7 cos πt। तो अगर हम बात करें तो फेज डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटीज, तो V1 की अगर हम बात करें बच्चों तो आ जाएगा 2 × 5 साइन की जगह पे cos 5t + 5, ठीक है। और V2 बच्चों आ जाएगा दैट इज 7 × 5, और ये आ जाएगा cos थीटा, तो बच्चों माइनस साइन 5t। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे, हमें इसको भी बच्चों cos के फेज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना बेहतरीन सवाल है। तो दूसरी वाली वेव को बच्चों, ठीक है,
दूसरी वाली वेव को लिखते हैं कॉस के टर्म में, तो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों दैट इज 7 इंटू 5 साइन 5t प्लस π/2। तो देखिए बच्चों कितना बढ़िया। तो हमें क्या करना क्या था, सबसे पहले बच्चों वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करनी थी, और वेलोसिटी की इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाली है वो क्या है, ये बच्चों पहली इक्वेशन है दैट इज 10 cos 5t प्लस 5। तो बच्चों आ गई 10 cos t 5 प्लस 5। दूसरी इक्वेशन थी बच्चों -35 sin 5t। तो बच्चों अगर हम बात करें तो फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस, तो इसका फेज बच्चों ये है और इसका फेज ये है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो φ2 माइनस φ1, तो अगर हम बात करें तो 5t प्लस 5, और अगर हम बात करें माइनस का 5t प्लस π/2, ठीक है। तो प्लस π/2 बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों तो -5t से 5t कैंसिल, तो फेज डिफरेंस आया 5 प्लस π/2। तो 5 प्लस π/2, तो क्या बच्चों 5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, तो 5 प्लस π/2 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? पहले हमको वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी थी। अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन को अगर x इन फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो बच्चों इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल सकता है, या वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी दैट इज dx/dt। तो बच्चों लेट्स मूव टुवर्ड्स 5th नंबर क्वेश्चन। A given progressive wave y is equal to 0.2 sin 25t minus 5x, where x and y in centimeter t in second the maximum velocity of the particle। तो बच्चों अगर हम बात करें तो y बराबर दे रखा था अपन को दैट इज 0.2 sin 25 पाई t माइनस का 5x। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे बच्चों दैट इज dy/dt is equal to velocity in y direction that is 0.5 into 25 पाई और साइन थीटा, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा दैट इज cos 25 पाई t माइनस 5x। Isn't it all of you? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बच्चों दिस इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी और v मैक्स होती है दैट इज a ओमेगा, और ये a ओमेगा, ये a बच्चों एम्पलीट्यूड और ओमेगा इसमें मल्टीप्लाइड है, तो दैट इज 0.2 टाइम्स ऑफ 25 पाई। तो 0.2 की अगर हम बात करें बच्चों तो ये रहेगा दैट इज 0.2। तो डेसिमल हटाते हैं बच्चों, नीचे एक 0 बढ़ा देते हैं, यह आ जाएगा दैट इज 5 पाई। तो देखो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, क्या 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। 5th क्वेश्चन नंबर, क्या 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही बात है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन, और ये आ गया तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है गाइज। तो बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करिए अच्छे से। और अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन प्रेशर इंक्रीज बाय 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है v after changing delta t that is v naught into v naught plus 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा t। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है। और पहली बात अगर हम बात करें तो पहला क्या, इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर पे बच्चों इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर से कोई चेंज आने वाला नहीं है। और बच्चों अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड बच्चों इंक्रीज करेगी। तो अगर हम बात करेंगे तो दैट इज v नॉट इंटू 0.6 इंटू डेल्टा टी, कितना 10%, 10 चेंज हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो v नॉट प्लस 6। तो बच्चों हमारी 6 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि v नॉट प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे दैट इज 0.61 इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, 6 का सेकेंड ऑप्शन था। अब आते हैं बच्चों, तो ये बच्चों एक आसान सवाल है, मैं इसकी कैटेगरी में रखूंगा। और आप बच्चों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे नीड में आते हैं। तो मेमोरी बेस्ड मतलब आपको फॉर्मूला याद है तो फटाक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। और ठीक है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन
तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। एम क्या बच्चों? मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास। तो वी एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा बाई एम। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, तो पहले लिखते हैं दैट इज गामा ऑफ हाइड्रोजन बाई गामा ऑफ हीलियम, और इनटू बच्चों या डिवाइड बाई में लिखते हैं दैट इज मॉलिकुलर मास ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ एक मिनट गाइस, मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम, मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो पलट के बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? दैट इज गामा ऑफ हाइड्रोजन, तो गामा ऑफ हाइड्रोजन बच्चों 7/5 और इनटू बच्चों 5/3 तो 3/5, और बच्चों गामा, तो हाइड्रोजन का मास बच्चों 2 और हीलियम का मास बच्चों 4, तो ये हो जाएगा दैट इज 4/2। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो बच्चों 2 2 जा 4, तो 7 3 जा बच्चों कितना आ जाएगा? दैट इज 21, और 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, थोड़ा सा सवाल था, अंडर रूट 42/25, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 42, 25 का रूट लेंगे तो 5। तो सही ऑप्शन बच्चों मैच करा लेते हैं। क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन बच्चों एक छोटा सा ट्रिकी सवाल था बच्चों, बस आपको ध्यान देना है, आपको बच्चों सतर्कता बरतनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं, उन्हीं ट्विस्ट को आपको ब्रेक करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों हमारा थर्ड ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड, देन वेव नंबर, तो के पूछा हुआ बच्चों। तो वी वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज ओमेगा बाई के। तो वेलोसिटी ऑफ वेव दे रखा बच्चों 100 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा है बेटा कितना? दैट इज 50 पाई, और ये हमारा के है। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा बच्चों दैट इज 50 पाई बाई 100, तो 50 पाई बाई 100 मतलब 0.5 पाई मीटर इनवर्स। तो के इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा दैट इज 0.5 पाई मीटर इनवर्स। तो बच्चों सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों मूव करते हैं। स्टेशनरी वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, बोथ। तो बच्चों स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करती है ना, और ट्रांसपोर्ट एनर्जी, तो ये बच्चों सही ऑप्शन इसका सेकंड होगा, और ये हो नहीं सकता और ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, एक आसान सवाल था बच्चों जिसे आपको ढूंढ के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, लाप्लास एज्यूम दैट साउंड प्रोपोगेट द गैस टेकन प्लेस। तो बच्चों सभी को पता होगा, अगर हम बात करें तो आइसोथर्मली बच्चों ये न्यूटन ने बताया था, और लाप्लास ने बोला था कि साउंड जो है वो किसी भी मीडियम में एडियाबेटिकली ट्रांसमिट करता है। तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, और थर्ड बच्चों आइसोबारिक गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो बच्चों एडियाबेटिकली, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, स्टेटमेंट वन लाइनर टाइप सवाल। तो बच्चों द पिच ऑफ द म्यूजिकल नोट इज डिपेंड्स ऑन, तो सिंपल सी बात बच्चों अभी सभी को पता होना चाहिए, और सही आंसर क्या होगा? सभी को पता है बच्चों, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी बच्चों। ठीक है, क्या पिच एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे हमको पता है बच्चों कि अगर मतलब फीमेल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या पिच भी उनकी ज़्यादा होती है, हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, अ बॉल ऑफ मास 12 kg, तो अंडर इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों ये सवाल आपको देखना है। तो अगर हम बात करें बच्चों, एक बॉल है
जिसका मास है 12 kg, एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, तो बच्चों ये ए बॉल है और ये बी बॉल है, तो इसका मास है बच्चों 12 kg और विद बॉल वी एट रेस्ट, तो बच्चों ये मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से यू से मूव कर रही होगी और इसका मास बच्चों नहीं पता है बी बॉल का, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो u2 बराबर बच्चों इसकी 0 है, ठीक है। और इसके बाद बोलता है आफ्टर कोलिजन द बॉल ए मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो कोलिजन के बाद बच्चों बॉल ए है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। कोलिजन के बाद बच्चों बॉल ए सेम डायरेक्शन में मूव करती है और बॉल बी की अगर हम बात करें तो बॉल बी के बारे में क्या बात करिए अभी बताता हूँ बच्चों। ये 12 kg वाली बॉल है और कंटिन्यूसली मूविंग सेम डायरेक्शन विद स्पीड 1/6, तो बच्चों ये u/6 से मूव कर रही है, ठीक है। इन ओरिजिन वाइल बॉल बी स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो ये बच्चों बॉल जो बी है ये किसी वेलोसिटी मान लेता हूँ v1 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दी होगी। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? ठीक है। फाइंड द मास ऑफ सेकेंड बॉल बच्चों, तो कोलिजन जो है हेड ऑन है, ठीक है, इलास्टिक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 1। तो बच्चों कोलिजन किसी भी टाइप का हो, कोलिजन किसी भी टाइप का हो, आपने करना क्या है, दो इक्वेशन बनानी, पहली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की और दूसरी बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाते हैं, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, तो पहली वाली बॉल जिसका मास है m उसकी वेलोसिटी है u, दूसरी वाली बॉल और इसके बाद फाइनल मोमेंटम लिखते हैं, तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 12 इंटू u/6 और इसका बच्चों मान लेते हैं m इंटू v1, वेलोसिटी v1 थी, तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों तो 6 2 जा 12, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज 12u माइनस का 2u बराबर m इंटू v1, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 10u बराबर आ जाएगा m टाइम्स ऑफ v1। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? अब लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो बच्चों E बराबर दे रखा है 1 और ये इसका फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सेपरेट कोलिजन के बाद, तो ये कोलिजन के पहले का डायग्राम है कोलिजन के बाद का, तो बच्चों आएगा दैट इज v1 माइनस का u/6, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच की अगर हम बात करें तो बच्चों u, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 6 टाइम्स ऑफ v1 माइनस का u डिवाइड बाय बच्चों 6u, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 6u इज इक्वल टू आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ v1 माइनस का u। कैलकुलेशन बच्चों बहुत आराम से करनी है, यहाँ से आ जाएगा बच्चों दैट इज 7u बराबर 6 टाइम्स ऑफ v1। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा ठीक है। अगर मैं बात करूँ बच्चों तो यहाँ से v1, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज v1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ u/6 और v1 की वैल्यू, तो v1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 10 टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू m इंटू v1 और v1 की वैल्यू कितनी है बेटा दैट इज 7u/6, तो u से बच्चों u कैंसिल, तो m इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा दैट इज m इज इक्वल टू बच्चों दैट इज 60/7, तो 60/7 की अगर हम बात करें तो 60/7, तो 60/7 कितना जाएगा, m इज इक्वल टू 8.6 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि 8 के आसपास बच्चों यही ऑप्शन है, ऑप्शन डिफरेंस है, तो सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी रहती है। तो सोल्यूशन इसका कुछ इस प्रकार है बच्चों, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, इन इलास्टिक कोलिजन टू बिलबोर्ड बॉल ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन द बॉल वेयर द इन कॉन्टेक्ट, तो बच्चों जैसा कि हमको पता है जब एक बॉल ये मान लेते हैं बच्चों u से आ रही u1 से और ये जा रही बच्चों u2 से, तो ये बॉल हमारी a थी बच्चों, ये बॉल b थी, तो कोलिजन के टाइम पे बच्चों डिफॉर्मेशन होता है, और कब तक डिफॉर्मेशन होता है, जब तक एक ही डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट ना कर दें।
तो एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व, बिकॉज उस समय बच्चों फ्रिक्शन फोर्स ऐसे नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस लगते हैं जो एनर्जी को लॉसेस कर रहे होते हैं, मेनली उसमें क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, नहीं बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, बिल्कुल सही। टोटल मोमेंटम नॉट कंजर्व, तो बच्चों मोमेंटम बच्चों हर एक कोलिजन में हर एक टाइम पे कंजर्व रहता है। तो इसी की अगर हम बात करें बच्चों तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। और बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों, मैं तो बोलूँगा इसको मार्क करके रखिए रिवीजन के लिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल, थ्योरी का सवाल था लेकिन बहुत ही प्यारा सवाल। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 14। एक आसान सवाल की श्रेणी में मैं रखूंगा इसको, तो बच्चों केवल आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए और आप सवाल का आंसर तुरंत दे देंगे। फिगर शोने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें सेंटीमीटर में y दे रखा हुआ है तो 1 होगा, नहीं। क्या 2 होगा, यस। क्या 3 होगा, नहीं। क्या 4 होगा, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। गाइस एक आसान सवाल की कैटेगरी में बच्चों ऐसे सवाल आपको बच्चों पेपर में आइडेंटिफाई करने और इनका धुआं उड़ाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15। अ पार्टिकल एक्टेड बाय फोर्स F varies position in x as shown in figure, the particle x बराबर 0 kinetic energy। तो बच्चों at x equal to 0 it have kinetic energy of 30 जूल। क्या ये बात क्लियर है? और बच्चों देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 पे बच्चों अगर हम बात करें एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ क्या देता बच्चों, वर्क डन। तो अगर हम बात करें दैट इज एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया देता बच्चों वर्क डन। तो वर्क डन निकालते बच्चों एरिया अंडर द ग्राफ। तो बच्चों ये ट्रायंगल शेप है हाफ, ये ट्रायंगल शेप है बच्चों, क्या जाएगा हाफ। बेस कितना बेटा है 246 और हाइट कितनी बेटा है दैट इज 10। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आ जाएगा बच्चों 30। तो वर्क डन आया बेटा 30 जूल। तो यही इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम बात करें तो पहले से काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा, के इनिशियल दे रखी थी और प्लस के फाइनल। तो टोटल ये वर्क डन की वजह से के इनिशियल और प्लस का वर्क डन बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियस से बात बच्चों 30 और 30 जूल का इस पर वर्क हो गया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बच्चों, क्या 60 जूल के बराबर आ गई। टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 60 जूल के बराबर आ गई। एक प्यारा सवाल था बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों स्मॉल ट्विस्ट एंड गुगली। तो पहले से ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, बाद में बच्चों और उस पर फोर्स लगा के मूव करा दिया, वर्क कर दिया। वही वर्क किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया अंडर एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ बॉडी। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा, तो बच्चों मान लेते हैं वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन है और ये हमारा एक्स एक्सिस पे एक्स है, ए एक्स ग्राफ। तो अगर हम बात करें बच्चों तो इसका अगर हम एरिया बात करें तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स। और मैं बच्चों इसमें अगर हम बात करें बच्चों वर्क निकालना है तो वर्क बराबर क्या होता है दैट इज एम इंटू ए इंटू एक्स। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बहुत ही आसान सवाल था लेकिन आपको बच्चों इसका अप्रोच पता होना चाहिए। एरिया क्या देता है, कार्टेशियन प्लेन पे लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया देता है बच्चों। तो ए इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आ जाएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। तो ए एक्स बराबर किसके आ जाएगा दैट इज के ई बाई ई, के ई बाई एम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई एम। तो बच्चों आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। और बहुत प्यारा सवाल, हल्की सी गुगली फेंकी थी बच्चों, है ना, हल्की सी गुगली थी बच्चों। आपको ये गुगली एकदम मुगली बना देनी चाहिए थी। तो बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन सही है। और लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 17। ओहो क्या बात है। अब मास ऑफ 1 kg। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg
बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों। अंडर अ फोर्स विच कॉज डिस्प्लेसमेंट, तो S बराबर बच्चों दे रखा दैट इज 2t की पावर 4, फाइंड द वर्क डन। तो बच्चों जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है आपको बच्चों, जब भी फोर्स इन फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो बच्चों आपको यूज करना वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो बच्चों ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 8t क्यूब। तो अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी एट t बराबर 1 दैट इज 8। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ई बराबर हाफ फाइनल माइनस इनिशियल, तो बच्चों फाइनल बच्चों हाफ ऑफ m, मास कितना बच्चों 1 kg, v स्क्वायर कितना बेटा 8 स्क्वायर और माइनस का इनिशियल, तो क्या हो जाएगा बेटा दैट इज 64/2 इज इक्वल टू बेटा दैट इज 32 जूल। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो एक आसान सवाल 32 जूल, लेकिन घबराना नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है। जब भी बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपने करना क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स केस में जब फोर्स इन फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कर सकते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा और करूंगा भी यही। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, 18, ओहो क्या बात है। तो बच्चों बोल रहा है सवाल को समझो और ब्रेक करना सीखो बच्चों। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल में बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक। इफ वी थ्रो अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एट व्हाट हाइट डज इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस बाय 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो बच्चों बोल रहा है कि किस हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू के 1/3 कम हो जाएगी, रिड्यूस बाय 1/3। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ नाम v डैश होगी और इसने इस समय पार्टिकल ने हाइट कवर करी होगी h के बराबर। तो 1/3 अगर रिड्यूस कर जाएगी तो बच्चों इसके पास बचेगा दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी का 2/3 की काइनेटिक एनर्जी, और 1/3 काइनेटिक एनर्जी किसमें बची होगी बच्चों, रिड्यूस बाय, तो 1/3 काइनेटिक एनर्जी बच्चों कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दैट इज 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों दैट इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और बच्चों v स्क्वायर कितना बेटा 36 बराबर m इंटू जी इंटू 10 और h। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो याद आएगा बच्चों 6 6 जा 36, m से m कैंसिल, तो h बराबर आ जाएगा बच्चों दैट इज 6/10, तो बराबर बच्चों 0.6, ठीक है। सवाल एक लाइन का था बच्चों, वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट से एक एक लाइन में सवाल सॉल्व होते हैं। तो बोला है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो बच्चों, तो बोला है कि रिड्यूस टू 1/3, तो 1/3 रिड्यूस हो गई तो बच्ची कितनी 2/3, तो 1/3 किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल। इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व, समझे भैया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल 0, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ पर जो 2/3 बची हुई है तो 1/3 किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में, और उसको मैंने सीधा सॉल्व करके आपको बता दिया और आंसर आपका हो जाएगा 0.6 मीटर। तो इसी प्रकार बच्चों थर्ड ऑप्शन। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 एक बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों जो इस प्रकार है, कुछ देखते हैं चलो। तो ये और ये, a ball is projected vertically upward with certain initial speed। तो बच्चों एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं with velocity v, another ball of same mass projected at angle of 45 डिग्री। तो एक और बॉल को बच्चों 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं और
45 डिग्री विद वर्टिकल विथ सेम इनिशियल स्पीड, तो सेम इनिशियल स्पीड से फेंकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर वी नहीं, ज़रा यू लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपकी मर्जी, तो यू लिखते हैं, ठीक है। हाँ, एट हाइएस्ट पॉइंट द रेशियो ऑफ देयर टोटल पोटेंशियल एनर्जीज, तो दोनों की बच्चों एच निकालते हैं। तो ये बच्चों फर्स्ट ऑब्जेक्ट थी, ये हमारी सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो पहले निकालते हैं H1। तो H1 बराबर क्या होगा बच्चों, दैट इज 2u/g, तो 2u/g। और H2 बराबर टिग्नोमेट्री, तो हाइट क्या होता है बच्चों, दैट इज uy²/2g। तो बच्चों uy²/2g, तो y डायरेक्शन, अरे यार H मैक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज uy²/2g। और अगर हम बात करें तो uy कितना u है बाई 2g। अब यहां पर अगर हम बात करें बच्चों तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, दैट इज एक आएगा दैट इज u cos थीटा, u cos 45, और दूसरा आएगा बच्चों u sin 45। तो बच्चों H2 बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज H2 बराबर हो जाएगा दैट इज uy², तो u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, तो पहले वाले की mgh, तो u1 कितना हो जाएगा बच्चों, u1 बाई u2, तो m कितना है बच्चों m, और g है बच्चों h कितना है बेटा u²/2g, और डिवाइड बाई बच्चों लिखेंगे दैट इज m कितना है बच्चों m, g, और इसके बाद में h कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज u sin 45 का g का 2g का बच्चों होल स्क्वायर, सॉरी u²/2g, तो u sin 45 का होल स्क्वायर बाई बच्चों 2g। तो यहाँ से g कैंसिल बच्चों, यहाँ g से g कैंसिल, तो आ जाएगा बच्चों m u²/2 इंटू बच्चों दैट इज 2 डिवाइड बाई m u², साइन 45 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये बन के 2 आ जाएगा, m u² कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 2:1, और 2:1 दे रखा हुआ। चाहे तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों तो h बराबर होता है दैट इज u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो वेलोसिटी सेम है, तो 2g भी सेम है, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, आसानी से हो जाता, ठीक है। लेकिन मैंने अप्रोच कर दिया था तो अप्रोच कर लिया बच्चों, एग्जाम में यही करना, अप्रोच कर लिया तो फिर कर लिया, टाइम वेस्ट होगा, अगर नहीं बन रहा तो फिर तो अलग ही की बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका बच्चों सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, और बहुत ही प्यारा सवाल है मैं कहूँगा, तो कुछ इस तरीके से है। तो ये सवाल कुछ ऐसा है, और मैं इसको ऐसे प्लॉट करता हूँ, तो थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है जो वो मूव कर रही है, और जिसका मास दे रखा हुआ है, काफ़ी भारी ऑब्जेक्ट है बच्चों, और कुछ इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, व्हील नहीं बना रहा हूँ। तो बच्चों A truck of mass 30,000 kg move up on smooth inclined plane with a slope of 1/100। तो बच्चों ये 1 होगा और ये 100, मतलब जब ये 100 मीटर ऐसे चलेगा तो हाइट अचीव करेगा 1 मीटर की, ठीक है। विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों जा रहा है स्पीड के साथ दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो पावर ऑफ ट्रक, तो बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स होगा 0। तो मैं मान लेता हूँ इसका मास है m, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा बच्चों mg, और इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, और दो कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, ये होगा बच्चों दैट इज mg cos थीटा, और ये होगा बच्चों दैट इज mg sin थीटा, ठीक।
ये होगा नॉर्मल। तो बच्चों अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो कितने फोर्स से खींच रहा होगा, जाहिर सी बात है mv sin थीटा से। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर एफ वी साइन थीटा या एफ डॉट वी, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम है तो बच्चों P बराबर फोर्स कितना है बच्चों, दैट इज mg साइन थीटा और इंटू वी। तो पावर मास बच्चों 30,000 kg, 1 2 3, और g कितना बेटा 10। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 1/100 बच्चों। और v कितना बेटा है, वेलोसिटी कितनी बेटा 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 इंटू बेटा 5/18। तो अगर हम बात करें बच्चों 1020 बच्चों, ठीक है, 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, तो P इज इक्वल टू 5 5 जा बच्चों 25, और ये आ जाएगा 25,000। तो आंसर बच्चों दे रखा है 25 किलोवाट। तो फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन 25 किलोवाट। अब ध्यान देने वाली बात क्या थी बच्चों इसमें कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा तो mg sin थीटा लगेगा। अगर हमको कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ लेके जाना है तो बच्चों mg sin थीटा ही आगे की तरफ लगाना पड़ेगा। जो फोर्स इसको चला रहा होगा आगे की तरफ उसकी वैल्यू कितनी होगी, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, F बराबर होगा बच्चों दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21, a spring gun with spring constant। तो एक गन है बच्चों और उसमें कोई स्प्रिंग लगी होगी, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका दे रखा हुआ है K, दैट इज 120, ठीक है। और तो बच्चों 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस कंप्रेस बाय 16, तो x दे रखा हुआ है, इसको लिखते हैं 0.16 मीटर, ठीक है। पहले से SI में, क्योंकि सब आंसर SI में दिख रहे हैं, ठीक है। बाय बॉल ऑफ मास, तो मास ऑफ बॉल बच्चों दैट इज 24 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ट्रिगर्ड, तो वेलोसिटी, तो बच्चों जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दैट इज हाफ ऑफ k x² बराबर बच्चों हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो बच्चों ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी बेटा 120 बाई 10⁻⁻² इंटू बेटा x² 0.16 इंटू बेटा 0.16, और बराबर बच्चों हाफ से हाफ कैंसिल हो गया था, m कैंसिल। तो m कितना बच्चों दैट इज 24 इंटू 10⁻⁻3 इंटू वी स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी बच्चों। तो ये आ जाएगा 120 इंटू बेटा 16/100 इंटू बेटा 16/100, और ये ऊपर जाएगा तो बच्चों प्लस पावर बन जाएगी 100 बराबर बच्चों 24 इंटू 10⁻⁻3 इंटू वी स्क्वायर। तो बच्चों ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये बच्चों बचा 10, तो एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो हमारे पास में 12 1 जा 12, 12 2 जा, तो बच्चों अगर हम बात करें तो वी स्क्वायर, और ध्यान से करना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा दैट इज 16 इंटू 16/10 और इंटू बेटा 10⁻⁻3, तो बच्चों 10⁻², तो ये आ जाएगा बच्चों दैट इज, हाँ यहाँ से बच्चों 2 भी है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे बच्चों 2 भी जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10⁻⁻2, और वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों दैट इज 16 इंटू 16 और इंटू बेटा 100/2। तो 2 की अगर हम बात करेंगे बच्चों, फिर से देखते हैं कैलकुलेशन बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों दैट इज 16 इंटू 16
और इसको बच्चों इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी स्क्वायर। कैलकुलेशन बच्चों ध्यान से करनी है इसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों 10 की पावर -3, तो 10 की पावर बच्चों -3 है, तो 10 की पावर तो डिवाइड बाई 1000, तो 16 इंटू 16 बराबर बच्चों 20 डिवाइड बाई 1000, तो 1000 है बच्चों, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो इसको इधर भेज दिया बच्चों। तो हमारे पास बच्चों दैट इज़ यह आ जाएगा 16 इंटू 16 और इंटू बेटा 100 और बाई बच्चों 2 बराबर वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से अगर हम बात करेंगे बच्चों अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 का बच्चों, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10 और इसका बच्चों √2 लेंगे और ये बन जाएगा v। रूट ले लिया दोनों तरफ बच्चों तो इसको लिखते हैं बच्चों 2 इंटू 80 बाई √2। तो यहाँ से v की अगर हम बात करेंगे तो v बराबर आ जाएगा बच्चों 80√2। तो करेक्ट आंसर बच्चों 80√2। देख लेते कौन सा है 80√2। तो इसमें बच्चों √2 का मल्टीप्लाई कर लो, यही सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। मेरे ख्याल से बच्चों इसमें √2 कहीं मिसिंग है ना। कैलकुलेटिव सवाल था और कुछ नहीं बच्चों, आसान सी कैलकुलेशन थी मेरे ख्याल से निपटा लेते इसको। क्वेश्चन नंबर 22, अ वाटर फॉल फ्रॉम हाइट। तो बच्चों पानी है, ब्लू है पानी, तो 60 मीटर हाइट से गिर रहा है, गिरने दो। रेट दे रखी है dm/dt या m/t बराबर 15 kg/s on a turbine that losses due to friction force 10% of energy, 10% एनर्जी लॉस करा, हाउ मच पावर जनरेट। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों W/T, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा mgh/t। तो m/t की वैल्यू दे रखी 15, ठीक है, और g कितना बेटा 10, हाइट कितना बेटा 60 तो ये बच्चों आ गया दैट इज 9000 वाट। यहाँ से आंसर आ गया, पावर आ गया बच्चों 9 किलोवाट। तो 9 किलोवाट आया बच्चों, 10% लॉस करता है, तो बच्चे कितनी 90%। तो पावर रिमेनिंग पावर, तो इसका 90% निकालो, 9 का 90%, 90/100 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट है ना। तो 22 का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों 8.1 किलोवाट। अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है। dm/dt दे रखा हुआ तो m/t है ना, ठीक है। ये बस थोड़ा सा क्लू था इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व ऑन साउंड वेव। तो साउंड वेव रिफ्लेक्शन करती है, बिल्कुल सही करती, इंटरफेरेंस करती बच्चों, डिफ्रैक्शन करती, लेकिन पोलराइज नहीं करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है बच्चों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। और अगर हम बात करें बच्चों 24 नंबर, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट। तो क्रस्ट की अगर हम बात करें तो वेव डायग्राम बना लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्रस्ट है, तो यहां से यहां तक की बच्चों डिस्टेंस कितनी हुई, ये क्रस्ट है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों लैम्डा, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई के बराबर, पार्ट डिफरेंस लैम्डा और फेज डिफरेंस होगा 2 पाई के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों ना ही पाई होगा, ना π/2, ना 4 पाई, ये होगा बच्चों 2 पाई, ठीक है। डायग्राम बना के आंसर करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अ ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और इसको थोड़ा सा, तो y बराबर y0 साइन 2 पाई बाई लैम्डा VT माइनस का 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम द वेव वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तो v max
बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी बच्चों ओमेगा बाई के, और ये होता बच्चों ए ओमेगा बराबर ओमेगा बाई के। तो ए एम्पलीट्यूड है बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड कितना है वाई नॉट, और ओमेगा कितना दे रखा हुआ है, ओमेगा दे रखा हुआ है, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी वी। तो बच्चों v से v कैंसिल हो गया, पूछा गया व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो लैम्डा 2 से 2 कैंसिल बच्चों, सो लैम्डा बराबर आ गया बच्चों दैट इज वाई नॉट इंटू पाई। वाई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो लैम्डा बराबर वाई नॉट इंटू पाई, फोर्थ ऑप्शन बच्चों। ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा बच्चों हाँ कैसे नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और बहुत अच्छा लगा बच्चों आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करके। मेरी कोशिश रही है आपको बेस्ट प्रोवाइड करें। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई हों तो एक प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई करें। और अब इसके बाद मैं कॉल करता हूँ यंग एंड डायनेमिक फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ हमारे शुभम सर, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है, सीपी सर ने डिस्कशन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया, ठीक है, उनके सेशन को, उनके एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। तो बच्चों देखो, अब हम लोगों को चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, हमें बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो हम लोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में टेम्परेचर, ऐसा कुछ पढ़ रखा है आपने, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में t। अब देखो टेम्परेचर को हम यहाँ डायरेक्ट t से दिखा देते हैं, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दे तो हम ऐसा लिख सकते हैं v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक लिख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सजा के लिख देते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं t अपान टी डैश दैट इक्वल टू v अपान। अब देखो ध्यान से देखो कि वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, मतलब दो गुना। मतलब वेलोसिटी v थी, इसको कितना कर दिया 2v, और टेम्परेचर t था, ये कितना हो गया t डैश, कुछ ऐसा किया आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, 2v का स्क्वायर, v से v कैंसल आउट होगा, यहाँ पे बचेगा 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/4। तो यहां से बच्चे हम लिख सकते हैं ऐसा t बाई टी डैश दैट इक्वल टू 1/4, यहां से आ जाएगा t डैश इक्वल टू 4t। 4 वही रहने दीजिए, t आपको दे के रखा है बच्चे 273 केल्विन, तो अब मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ऑप्शन सेकंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, और सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे, ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 18 sin 2 पाई। अब देखो बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू 18 साइन। अब देखो 0.2 है, तो 0.2 को बच्चों ये मैं अलग से कर दे रहा हूं। 0.2 को बच्चों ध्यान से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं 2/10, या इसी को लिख सकते हैं 1/5। तो ऐसा लिख पाना पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं x/5। मुझे लगता है कि इस टॉप पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। माइनस क्या लिखेंगे 2t। अच्छा बच्चों, ये भी पता है कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर कर दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर दे, तो ठीक है, आप क्या लिखोगे y इक्वल टू a साइन। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर वाला तो x होगा, नीचे क्या होगा लेमडा। तो यानी अगर यहां से कंपेयर हम कर रहे हैं तो लेमडा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 5। यहां से लेमडा की वैल्यू हमें कितनी निकल के आ रही है 5 बच्चे। अब देखो बालक, ये हम लोगों ने आराम से लेमडा को निकाल दिया है। अब लेमडा की वैल्यू आपने 5, और ये ध्यान दो कि सारे डेटा किस में दिए गए हैं सेंटीमीटर में, तो हम कहेंगे भाई आपको किस में हमने लिख दिया सेंटीमीटर में।
अब बच्चे फेज डिफरेंस लिखना है तो इसमें सोचना ही नहीं है। अगर फेज डिफरेंस हम लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो फेज डिफरेंस का तो फार्मूला आपको पता है, उसमें तो मुझे कुछ बताना नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि 2 पाई बाई लेमडा लिखते हो, इनटू क्या लिखते हो आप, फेज डिफ, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखते हो, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हमें पता दे रखा है कि कितना है 1, तो कितना है 1, तो ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। अब 2 वही रहने दीजिए, 2 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू पाई, पाई अगर हम लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से आ जाएगा 360 बाई 5, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 72 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जरूरी नहीं है कि आप, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इतना आप कुछ मत करना, आप देखना है x बाई 5 आया तो लेमडा की वैल्यू कितनी है 5, हम डायरेक्ट यही से इतना कंपेयर करेंगे, हम लोग आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बच्चे कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम स्टीम इज फॉलिंग ऑन अ ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड, इफ द हाइट ऑफ स्टीम इज 50 मीटर देन द पावर डिलीवर्ड। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा ध्यान से देखो, ये ना 50 kg पर सेकेंड दिया है, यानी कहीं ना कहीं ये ठीक है dm बाई डी टी दे रखा है, क्या दे रखा है dm बाई डी टी, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं dm बाई डी टी, या इसको डेल्टा ले सकते हो, डायरेक्ट लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, मास जो गिर रहा है, या एम बाई टी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इंटीग्रेशन न लगा के हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं इसको। अब देखो बच्चे, मास बाई टाइम, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ मास बाई टाइम, वरना ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या लिख सकते हो, जी इंटू एच। अच्छा ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है 50, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 50 kg पर सेकेंड, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, और h अगर हम ध्यान से देखें तो h आपको दे रखा है 50 मीटर, कितना दे रखा है 50 मीटर। तो यहां से अगर हम पावर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 25,000, इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 पावर 3 वाट, और इसे बच्चे हम किलो वाट लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 25 किलो वाट। मुझे लगता है बच्चे कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो 28 का कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। ठीक है, डीएम बाई डी टी लो या एम बाई टी लो, देखो सिंप्लीफिकेशन हम लोग नीट वाले हैं तो हम लोग बहुत मैथमेटिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। देखिए कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कोई क्वेश्चन, हाँ 29 पे। A body moves a distance 10 meter along a straight line under a action of force 5 Newton. If the work done is 25 joule, angle which the force make with the direction of motion of the block. अब बच्चे देखो ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन ना एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, आपके साथ मजाक किया गया है एक तरीके से। एफ डी कॉस थीटा या एफ डॉट डी, ये आप पढ़ के बैठे हो बच्चे, और ये क्लास 9th से पढ़ के आए हो, ये तो क्लास 9th के लेवल पे हम लोग पढ़ते थे। अब देखो वर्क डन आपको कितना दे रखा है 25 जूल, फोर्स आपको दे रखा है बच्चे 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 इंटू कॉस थीटा। यहां से बच्चे अगर मैं लिखना चाहूं तो 25 इक्वल टू आ गया 50 कॉस थीटा। यहां से बालक अगर मैं कॉस थीटा लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा 25 बाई 50, यहां से हम लिख सकते हैं 1/2, और ये वैल्यू होती है किसकी, कॉस 60 डिग्री की। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, देखो कॉस से कॉस को कैंसिल मत करना, कंपेयर करना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा 29 का बच्चे, थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ए स्प्रिंग इट इज फाउंड दैट द स्प्रिंग फोर्स F and the extension in the spring X are related as shown in figure, then the spring constant will be। अच्छा बालक, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। F इक्वल टू हमें पता है कि क्या लिखते हैं हम, kx, और F और X दे रखा है हमें। अब देखो k को अगर मैं दिखाना भी चाहूं तो एक्चुअली देखो, ठीक है, अगर x को दिखाना भी चाह रहा हूं तो ये एंगल ध्यान से देखो, तो ये 45 पे जाके मिलेगा ना। तो अगर हम यही भाई कहते हैं ना tan थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं,
dy बाई डी एक्स, और यही आपका क्या होता है, स्लोप होता है। इसको दिखाते हो किससे, m से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ध्यान दो तो k आपको स्लोप दे रखा है, या आप ठीक है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हो ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ लिखते होगे। ओरिजिन से गुजर रहा है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, 0, ओरिजिन से गुजर रहा है। तो k की वैल्यू हमें पता है कि डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं, tan 45, क्योंकि m ही क्या देता है आपको, स्लोप। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब यहां से बच्चों डायरेक्ट वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 30 का ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आपको बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन के लेवल पे नहीं जाना है, गिवन ऑप्शन से ही निकल जाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। If a man decreases his speed by 2 meters per second, his kinetic energy becomes half the original speed of the man is। अब बच्चे हल्का सा कैलकुलेशन है, तो मैं ये ठीक है, हो सकता है कि जरूरत पड़े तो अगली स्लाइड लेनी पड़े। आप लोग डायरेक्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनिशियली लिखना चाहूंगा तो ये कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। मुझे लगता है कि इतना सिंपल फार्मूला तो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखनी है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर लिखेंगे तो हाफ एम। अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि स्पीड अब उसकी डिक्रीज हो रही है, रट के मत बैठे रहना कि इंक्रीज वाला रट के बैठे हो हर बार। इस बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेटा चेंज है, और कितने से, 2 से। तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस टू का स्क्वायर। v माइनस टू वेलोसिटी होगी, और पता है वेलोसिटी का क्या होता है, स्क्वायर। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी तो आप यही बोलते हो ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखो क्वेश्चन में ये बोल के रखा है हिज काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ। जब उसकी स्पीड घटती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उसको 2 गुना कर देंगे, तब जाके वो बराबर किसके होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2 वही रहने दो, इनटू काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू रखनी है वो रख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी माइनस टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो भूख ज्यादा लगी थी, हम लोग क्या किए, हाफ एम को हाफ एम से उड़ा दिए, खा गए उसको। अब बच्चे देखो हमारे पास जो डेटा बच रहा है वो क्या बच रहा है, 2 v माइनस टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा करना आसान होगा, मैं फिर से वही चीज लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे। ये बराबर किसके आ रहा था, वी स्क्वायर के बच्चों। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चे, अब दोनों साइड क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रूट टू। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यहां तक बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब यहां से हम सॉरी वी स्क्वायर बाई टू। अब बच्चे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या, यहां से हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं v माइनस टू इक्वल टू वी बाई रूट टू। ऐसा लिख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल है बच्चे। अब आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रूट टू वी माइनस टू इक्वल टू वी। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा रूट टू वी माइनस टू रूट टू इक्वल टू वी। यहां से बच्चे हम लिख सकते हैं रूट टू वी माइनस वी दैट इक्वल टू टू रूट टू। यहां से बालक अगर हम चाहें तो v इक्वल टू लिख, v को कॉमन ले लीजिए, लिख सकते हैं रूट टू माइनस वन इक्वल टू टू रूट टू। ऐसा कुछ लिख पाना पॉसिबल है। अब इसी को चाहें तो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टू रूट टू अपान
√2 माइनस 1 इंटू बच्चे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए ऊपर नीचे हम ठीक है रेशनलाइज कर देते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पे माइनस है तो किससे कर देंगे, प्लस से। तो यहाँ √2 + 1 करेंगे बच्चे, अपान क्या लिखेंगे, √2 + 1। रेशनलाइजेशन आपने बेसिक क्लास में ठीक है बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा होगा या क्लास 6 7 8 में पढ़ाया जाता है। ये 2√2 हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या आ गया, √2 + 1 आ गया। अपान बच्चे अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, a - b है और ये क्या है, a + b, तो क्या आएगा, a² - b²। स्पून फीडिंग करा रहा हूँ बच्चे, एकदम सिंपल तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ लिख सकते हो 2√2 + 1 अपान बच्चे क्या लिखोगे, 2 - 1, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2√2 + 1। अब देखो बच्चे मैंने इतना किया आपको समझाने के लिए, स्पून फीडिंग के लिए, आपको इतना तक जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से कर देना। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्या कौन सा मिलता है, 2√2 √2 + 1, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, थर्ड। तो प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चे, आगे बढ़ते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%, देन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अच्छा बच्चे देखो, अब मैंने पहले ही बोला कि क्लास में आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ चुके हो इस नाते, अब सिर्फ फार्मूले से आपका परिचय कराया जाएगा। तो K = क्या होता है बच्चे, p²/2m, ये पढ़ाया गया होगा। यहाँ से हम अब मास कांस्टेंट है, मास बदल नहीं रहा है, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोल रहा है कि मास बढ़ रहा है, बॉडी का मास हम बढ़ा रहे हैं, नहीं। तो अपने से तो वो ऑटोमेटिक मास बढ़ा नहीं लेगा, खा पी तो कुछ लेगा नहीं, खाते पीते घर का लग भी नहीं रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, p²। तो यहां से लिख पाना पॉसिबल है K1/K2 दैट इक्वल टू P1/P2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखो बच्चे, थोड़ा सा यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, p था, और फाइनल मोमेंटम अगर हम p2 लिखना चाहें तो ये क्या होगा, p1 होगा प्लस 50% ऑफ p1। सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चे, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। p1 वही रहने दो, प्लस 50 क्या लिखोगे, 100 इंटू क्या लिखोगे, p1। अब देखो बच्चे कटेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p1 + 0.5 p1, यहाँ से आ जाएगा 1.5 p1। कितना आएगा, 1.5 p1। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, K/K2 मान लेते हैं कि K डैश है ना, तो ये बराबर आपका आ जाएगा बच्चे, P1 की जगह हम क्या लिखेंगे, P ही लिखेंगे, और P2 की जगह कितना लिख देंगे, 1.5 P का स्क्वायर या P1 का स्क्वायर, जो भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, P1 ही लेके चलते हैं हम लोग। अब P1 से P1 क्या हो गया बच्चे, कैंसल हो गया, और इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1/2.25, ऐसा आएगा। यहां से बच्चे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो K/K डैश दैट इक्वल टू 1/2.25। यहां से बच्चे अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो लिख सकते हैं K डैश इक्वल टू 2.25 K। अब यहाँ पे देखो बच्चे, अगर मुझे परसेंटेज चेंज की बात करनी है तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2.25 K माइनस K/K इंटू 100। यहाँ से बच्चा अगर हम लिखना चाहें तो K को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2.25 माइनस 1/K इंटू 100। यहाँ से बच्चे आ जाएगा 1.25 इंटू 100, ये बच्चे आ जाएगा आपका 125%। देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 125%, 125%, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बच्चे। A body is placed from 0 to 10 मीटर along the path x = y। अच्छा देखो ये बोल के रखा है कि x = क्या है, y, तो हम लिख सकते हैं dx = dy। हमें यहाँ से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखो, तो 0 से 1 मीटर जा रहा है, x² j है प्लस y i कैप है। कहीं ना कहीं बच्चे इसमें डायरेक्शन भी वेरिएबल है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, वेरिएबल।
तो अब हम इसको क्वेश्चन करने के लिए हम डायरेक्ट बच्चे फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे अब एक्स स्क्वायर जे कैप है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो सारे की लिमिट एक साथ ले लो, 0 0 एक्स, और फिर इधर कितना है 1 और 1। यहां तक बच्चे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई आई कैप। अब इसके बाद dx और dy क्या है, सेम। तो अब बच्चे यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिख देंगे हम डायरेक्ट dx आई कैप प्लस dy जे कैप। जो फार्मूला होता है फार्मूले को हम लोगों ने उसी तरीके से लिख दिया। अच्छा ध्यान से देखो, dx भी किसके बराबर है, dy के, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हम। और यहाँ पे डायरेक्ट हमें x की y की जगह भी क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिलेशन है इसको सारे को हम जहाँ पे y है उसको x बना देते हैं, और जहाँ पे dy है उसको क्या बना देते हैं, dx बनाते हैं। अब हमारा काम बहुत ही क्या हो गया, आसान। अच्छा दूसरा तरीका भी है इसको, लेकिन वहां पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा, तो वो फार्मूला पता ना आपको पता हो या नहीं पता हो, इस नाते हम लोग एकदम सिंपल मेथड करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में हमें इस क्वेश्चन को करना है, मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं दिखाना है अपना। तो अब बच्चे यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखो, तो ये कितना आएगा बच्चे, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो पावर 1 बढ़ेगा तो कितना होगा, एक्स की पावर 3/3, ऐसे कुछ लिखेंगे बच्चे, क्योंकि जो पावर ऊपर है वही कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। प्लस बच्चे फिर y का करोगे, y को x मान लो, और इधर ठीक है, तो इसका भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x। अगर x में होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अच्छा बच्चे y भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं था, क्योंकि x किसके बराबर है, y के, और उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चे, अपर लिमिट 1 रखोगे तो ये कितना आएगा, 1 का क्यूब अपान 3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ से बच्चे 1/3 क्या आएगा, प्लस 1/2। यहाँ से बच्चे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस 3/6। यहाँ से बच्चे क्या आ गया, 5/6 जूल। अच्छा दूसरा इंटीग्रेशन का भी मेथड हम यूज कर सकते थे, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल होता, तो किसी भी क्वेश्चन को कितने सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं ये जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो 33 का ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा बच्चे। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A linear density of a vibrating string is 1.3 into 10 power -4 kg per meter। अच्छा देखो, लीनियर डेंसिटी दे रखा है, मतलब मास अपान लेंथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपोगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन भी आपको दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका काम बहुत आसान कर दिया है बच्चे, ठीक है, इसमें बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू हमें पता है कितना दे रखा है, 0.021 साइन x प्लस 30t। अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन से जहां जितनी जरूरत होगी उतना ही कंपेयर करेंगे, पूरा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a साइन। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, x है और हमें फार्मूले में पता है बच्चे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव आपका फेज है। अब देखो बच्चे कंपेयर कर देते हैं डायरेक्ट, तो k की वैल्यू यहां से आपको कितनी निकल के आई बच्चे, 1। k की वैल्यू 1 आई, ओमेगा कितना निकल के आया आपका, 30। अब दूसरा फार्मूला भी आपने पढ़ रखा है कि अगर v को निकालना हुआ तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई k। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो कितना है, 30/1, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे कि कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हो। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और आसान तरीके से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से। आगे देखो बच्चे, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे से देख लेते हैं। अब फार्मूला तो ये हम लोग पढ़ के ही बैठे हैं ना, टी बाई न्यू आप पढ़ के बैठे हो। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी अपान एम बाई एल, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चे हमें ये वैल्यू पता है, ये कितनी वैल्यू है, 30। यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखना हुआ तो टी हमें निकालना है,
और m बाई एल मास अपान लेंथ या न्यू डायरेक्ट लीनियर डेंसिटी बोल दो, हमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी उससे। ये कितना लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 पावर -4, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t अपान 1.3 इंटू 10 पावर -4। यहाँ से बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो t इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये 30 है तो ये 900 लिखा जा सकता है, यानी 900 इंटू 1.3 इंटू 10 पावर -4। अब बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर पाए हम लोग, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा, तो ये 11.7 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं बच्चों। कैलकुलेशन को जितना इजी कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से बच्चे आ जाएगा 11.7 इंटू 10 पावर -2, क्योंकि बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या होगी बच्चा, ऐड होगी। तो यहाँ से 11.7 इंटू 10 पावर -2 आया बच्चे। यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, अब 2 डेसिमल आगे क्रॉस करा दीजिए 7। अब यहाँ से न्यूटन आया, इसको चाहो तो राउंड ऑफ कर दो बच्चे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0.12 न्यूटन लिख सकते हैं। अच्छा देख लेते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। इसके आसपास का आंसर बच्चे यही था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। A 1 kg ball drops vertically into a floor from height of 25 meter and its rebound at a height of 4 centimeter. The coefficient of restitution of the collision will be। अच्छा बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो पहले देखो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बिफोर कोलिजन की, मतलब कोलिजन नहीं। अब देखो बच्चा, यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो u हमें पता है कि कितना लिख सकते हैं 2gh, बच्चा लोग 2 वही रहने दो, g की वैल्यू 10 ले लो। अब h ध्यान देना, ये 25 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट रखने की गलती मत करना। डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 0.25। अब देखो 0.25 का इससे मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल के इधर जाएगा 2.5, 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब बच्चे देखो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 5। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये रूट में 5 हो गया, और इसे क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड। अगला देखिए बच्चे v लिखना हुआ, तो यहाँ पे 2g तो वही रहेगा, लेकिन अब h डैश हो चुका है 2 इंटू 10 इंटू 4 है बच्चे। तो ये ध्यान देना कि ये क्या लिख सकते हो 0.04, डेसिमल एक प्लेस और शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0.4 इंटू 2, ये बच्चे आ जाएगा 0.8। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता है बच्चे कि सिंपल सा फार्मूला होता है, इसमें कुछ नया आपको अलग करना नहीं होता। तो बच्चे आप डायरेक्ट लिख सकते हो E इक्वल टू क्या लिखोगे v बाई यू। अब v की वैल्यू हमें पता है कि कितना है 0.8 अपान रूट में 0.5। इसे बच्चे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.8 बाई 5। यहाँ से हम लिखना चाहें तो अब थोड़ा सा इसको ईज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 8 बाई 50, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 बाई 25। अब ये क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया, रूट के बाहर 4 को लोगे 2, और ये कितना होगा 5। तो यहाँ से बच्चे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.4। अब 0.4 देखो कौन सा ऑप्शन थर्ड। यहाँ तक हम लोगों को बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे देखिए, इनिशियली स्प्रिंग स्ट्रेच फ्रॉम x not from natural length, find change in its potential energy when it is compressed by x not by 4 from natural length। अच्छा एक बात याद रखना कि वर्क डन में हमारे लिए साइन मैटर करती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। सीधा हम लिख सकते हैं जैसे u इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बच्चे हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x जो है ये कंप्रेशन होगा और इलांगेशन कहां से बच्चे फ्रॉम नेचुरल लेंथ,
ये जो कंप्रेशन होगा या इलांगेशन होगा कहाँ से होगा, नेचुरल लेंथ से। ये कंप्रेशन या इलांगेशन होगा बच्चे कहाँ से, नेचुरल लेंथ से। तो अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे, हम लोग सिंपल तरीके से थोड़ा सा कर देंगे इस क्वेश्चन को। अब बालक जब हम लिखना शुरू करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू हाफ। अच्छा देखो, एक चीज हम लोगों को अपने मन से मान लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन ये मान के चलना है कि के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, अपने से ये मान लेना है के एक्स नॉट का स्क्वायर। यू फाइनल अगर मुझे लिखना हुआ तब क्या लिखोगे बच्चे, एक्स नॉट बाई 4, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हाफ के। अब देखो, चाहे कंप्रेशन हो चाहे इलांगेशन हो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट, ठीक है, साइन हमारे लिए मैटर करेगा ही नहीं। तो एक्स नॉट बाई 4 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं हाफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 16। यहां से बच्चे आ गया 1/32 के एक्स नॉट का स्क्वायर। पूछ रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज का मतलब हमेशा बच्चे क्या लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल अगर मुझे लिखना हुआ तो क्या लिखूंगा, 1/32 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहां से बच्चे अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 32 ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे ठीक है, या के नॉट एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/32 माइनस 1/2। इसे बच्चे लिख सकता हूं के नॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 1/32 माइनस 16/32। यहाँ से बच्चे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -15/32 के नॉट एक्स स्क्वायर। क्योंकि बच्चे देखो, इधर -16 है प्लस 1 है, तो 16 में से घटेगा तो कितना आएगा, -15/2। देखो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से अगर नहीं क्लियर हो रहा है, ये कितना आएगा, -15/32 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो कौन सा आंसर होगा, सेकंड होगा बच्चे, 36 का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, अगर इक्वेशन हम स्टेशनरी वेव का दे रखा है 20 साइन पाई एक्स बाई 4 cos ओमेगा टी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव। अब देखो बच्चे, पहले इक्वेशन लिख लो, ये सबसे आसान तरीका यही है, साइन पाई एक्स बाई 4 cos ओमेगा टी। अच्छा, इसको ना स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2a साइन। अब बच्चे पाई बाई, यहाँ पे हमें पता है कि क्या लिखते हैं हम, के एक्स, क्या लिखते हो, के एक्स। और बच्चे कास की जगह आप क्या लिख सकते हो, कास ओमेगा टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सिंपल सा कंपैरिजन का केस रह गया है। अब डिस्टेंस दो कांस्टिट्यूएंट एंटी नोड्स के बीच में पूछ रहा है, तो के अगर मैं लिखना चाहूं यहां से कंपेयर करके बच्चे, तो के देखो कितना होगा, पाई/4। तो के हमारा कितना आ गया, पाई/4। यहां तक मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बेसिक चीज है मेरे बच्चे। अब आगे जब हम लिखना शुरू करेंगे तो लेमडा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/के। मुझे लगता है कि यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, 2 पाई वही रहने दो, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पाई/4। अब पाई से पाई क्या होगा, कैंसल होगा, पाई से पाई कैंसल कर देते हैं, और ब्रैकेट का नियम जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 2 × 4 यूनिट ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं 8। चलो मीटर में दिया है तो मीटर ही मान के चलते हैं, ठीक है, वरना दे देना चाहिए था, तो हमें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डिस्टेंस अगर पूछा जा रहा है बिटवीन, यहां से बच्चे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव एंटी नोड, तो बच्चे यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, λ/2 यानी 8/2, ये आ गया आपका 4 मीटर। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द लेंथ मास एंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग आर 1000 सेंटीमीटर, 0.01 kg एंड 10 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन द स्ट्रिंग विल बी। अब देखो बच्चे, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, कोई इसमें बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। पूछ रहा है कि स्पीड ट्रांसफर वेव की स्ट्रिंग में कितनी होगी। तो बच्चा देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो सेंटीमीटर, केजी, 10 न्यूटन, मीटर पर सेकंड में बात कर रहा है, तो हाँ एक जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि v इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, t बाई न्यू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। टेंशन आपको दे रखा है कितना, 10, और न्यू क्या होता है अभी आपने देखा था, मास अपान लेंथ होता है, तो मास आपको दे रखा है कितना, 0.01 अपान, अब सेंटीमीटर है बच्चे, इसको किस में बदलोगे, मीटर में। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर है, इसे अगर हम बदलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 100 मीटर, सॉरी 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10 इंटू 1 मीटर। यहाँ से बच्चे ये क्या आ गया, 10 मीटर। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब ये बाई क्या लिखोगे, 10। अब सिंपल सा कैलकुलेशन का काम रह गया हम लोगों के पास बच्चे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 10 इंटू 10 अपान 0.01। इसे बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो ये 10 की पावर 2 अपान 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 प्लस 2। यहाँ से बच्चे ये डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 4, यानी ये आ जाएगा 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट होगा बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से ही हम लोग इसको करेंगे, तो कौन सा होगा, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों 39 पे। 39 है, a mass of 20 kg is moving with a speed of 10 meter per second collide with a stationary mass of 5 kg. As a result of collision the two masses stick together. अब दोनों स्टिक कर जा रही हैं, ठीक है, इसका मतलब कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। और बच्चा अगर इलास्टिक कोलिजन है तो सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो। और वैसे भी आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप बोलते हो, प्रिंसिपल कभी फेल नहीं होता। जैसे फेल ना हो इसके लिए हम फोटॉन जैसी फर्जी चीज बनाते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, मास देते हैं, सारी चीजें करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल कभी फेल नहीं हो सकता, लॉ फेल हो सकता है। तो अब बच्चे देखो यहाँ पे अगर मैं बाई कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखो शुरुआत में आपको स्पीड पता है 20 इंटू कितना है 10, प्लस दूसरी वाली स्टेशनरी बॉल है जिसका मास 5 है, तो 5 इंटू 0 ये बराबर आ जाएगा। अब वो कंबाइंड हो चुकी है, मतलब दोनों का मास ऐड हो जाएगा, 20 प्लस 5। और इसके बाद ठीक है, ये स्टिक कर जा रही है टुगेदर, तो हमें इनकी वेलोसिटी पता नहीं है, मान लेते हैं v होगा, कॉमन वेलोसिटी होगी। ये कंबाइंड मास है, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये आपका कंबाइंड मास है, और ये आपका v जो है वो क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी है। एक आपका कंबाइंड मास है बच्चे, दूसरा आपका क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी है। तो अब बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से तरीके से कर सकते हैं इस चीज को। तो यहां से बालक अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा आपका 200 दैट इक्वल टू 25v। यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 200/25, कट कर देंगे, डायरेक्ट क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कंपोजिट मास का बताइए। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ½ m, लेकिन याद रखना मास कौन सा लेना है, कंपोजिट का लेना है, वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ वही रहने दो, मास कितना रखोगे 25 इंटू 8 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 64/2, ये कटेगा कितना आ गया 32।
तो 25 इंटू 32। अब बच्चे ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? इसे लिख सकते हैं हम कुछ ऐसे, 25 इंटू 4 इंटू 8। 32 को 4 इंटू 8 लिख सकते हो, तो यहां से आ जाएगा 100 इंटू 8 बच्चा, ये आ गया 800। यूनिट क्या रखोगे? जूल। 800 जूल। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो सीधा मतलब ये होगा बच्चे कि ठीक है, एफ नेट क्या होगा? 0। टाउ नेट क्या होगा? 0। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। इसके अलावा कोई अगर सिस्टम स्टेबल होगा, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेट फोर्स ऑन इट 0, सही है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे? थर्ड। क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। लेकिन हमें ये ध्यान देना, आप किसी एक को हिट कर दोगे मतलब आपने ये बोल दिया कि बाकी सब गलत हैं। तो ये ध्यान रखना कि हमारा कौन सा होगा? थर्ड होगा। चलिए प्रभु आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व रहते हैं। जी हाँ, लेकिन देखो उसने खेल कर दिया आगे, इंक्लूडिंग टाइम व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। जी नहीं, जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे फिर फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो बॉडी क्या कर रही है? डिफॉर्म कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? डिफॉर्म कर रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने वाला नहीं है, यानी ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। जी हाँ, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो अब आपको एक ऐसा ऑप्शन खोजना है इसमें जिसमें आप बोल सको डायरेक्ट कि पहला स्टेटमेंट क्या हो? गलत हो, और दूसरा क्या हो? सही हो। अब ऐसा अगर हम ध्यान से देखें तो 41 का कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ही होगा, आगे तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 को वो करा है करेक्ट है, और सेकंड क्या है? सही है। बच्चे बस ये ध्यान देना, इंक्लूडिंग टाइम व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा खास बना देता है, वरना क्वेश्चन इतना खास था नहीं। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सिंपल सा मैचिंग का क्वेश्चन है बच्चे, मैच करा देते हैं। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की वैल्यू 1, तो ए का कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है तो वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी बी का कौन सा होगा? फर्स्ट। फिर तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर हम इसको देखें तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ई की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी सी का कौन सा ऑप्शन? सेकंड। अब चुन लेते हैं ऐसा कौन सा है। ए का थर्ड, यानी ये गया, ये गया, ये गया। हम तो डायरेक्ट फोर्थ बोल सकते थे बच्चे, बाकी तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो सिंपली कर सकते थे। Given below two statements, waves motion, waves produced by a motorboat sailing in a water are both longitudinal and transverse wave। तो देखो बच्चे, अगर ध्यान से देखें हम, तो वेव्स जो होगी मोटर बोट के द्वारा, वो दोनों की दोनों होगी, लॉन्गिट्यूडनल भी प्रोड्यूस होगी और ट्रांसवर्स भी प्रोड्यूस होगी। अगला ये कह रहा है कि द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। जी नहीं। अब ध्यान से देखो इसको बच्चे, तो स्टेटमेंट 1 तो आपका क्या है? सही है। दूसरे में ये बोल रखा है कैन नॉट बी प्रोड्यूस, जबकि हमें पता है बच्चों की लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव दोनों को हम एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोटर बोट दोनों लॉन्गिट्यूडनल और कर रही है, जब हम इसको सही बोल रहे हैं तो दोनों क्या होंगे? एक साथ ही होंगे। और इस तरीके से स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या हो जा रहा है बच्चे? गलत हो जा रहा है। तो 43 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 सही नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, जी हाँ, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। जी हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लिखा होता बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव कैन बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, तब हमारा आंसर दोनों को सही मानता। आगे है बच्चे, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू ए साइन
अंडर ब्रैकेट 10 पाई एक्स प्लस 11 पाई टी प्लस पाई बाई 3 द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। अब बच्चा इसको ना नॉर्मल इक्वेशन से कर देते हैं, y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर देते हैं और हम लोगों को निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है बच्चे। तो देखो अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि वेवलेंथ हमें बोल के रख रहा है कि k कितना आ रहा है 10 पाई। कंपेयर करने पे k की वैल्यू कितनी आई 10 पाई आई। ये देखो k के कंपेयर कर रहे हो तो कितना आ रहा है 10 पाई। यहाँ पे देखो क्योंकि बाकी का हिस्सा किसके लिए है, x के लिए है, हम इस हिस्से को इससे कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद कंपेयर कर दिया हमें और इसे हम पता है कि k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा। अच्छा थोड़ा सा अलग लेते हैं, 10 पाई इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई लेमडा। अब बच्चे पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, 10 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5, तो 5 इक्वल टू क्या आ गया आपका, ध्यान से देखिए 5 इक्वल टू 1 बाई लेमडा आ गया। यहाँ से बच्चे लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 5 यानी 0.2 यूनिट। मुझे लगता है बच्चे कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड। अब आपको पता है बच्चे कि स्पीड कांस्टेंट टेम्परेचर है तो स्पीड सबसे ज्यादा साउंड के कहाँ होगा, सॉलिड में, फिर कहाँ होगा लिक्विड में, सबसे कम कहाँ होगा एयर में। जैसे आपको पता है कि स्टील में या जो आयरन में होता है लगभग 4 to 5 टाइम्स होता है। जैसे हम लोग छोटे थे तो ट्रेन की जब आवाज आती थी, ठीक है, तो उससे पता करने के लिए ज्यादा बेटर तरीका क्या करता था, हम लोग पटरी पे कान रख देते थे। पटरी पे कान रखने का मतलब क्या है कि सॉलिड में जो है साउंड वो क्या होगा पहले आएगा। या अपने अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा स्पीड जो होगी वो कहाँ होगी, सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में, फिर एयर में। तो सबसे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 45, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ होगा सॉलिड, फिर कहाँ बच्चे लिक्विड, फिर एयर। हम लोग जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए 46 पे, स्पीड ऑफ साउंड एट टॉप ऑफ माउंटेन इज ग्रेटर देन द टॉप ऑफ साउंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बच्चे 46 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो स्पीड ऑफ साउंड एट द टॉप ऑफ माउंटेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बच्चा पूरी तरीके से क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि टॉप ऑफ माउंटेन पे जो स्पीड होगी साउंड की वो लेस देन होगी किससे, सरफेस ऑफ अर्थ के। दूसरा कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जैसे v इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चे रूट में क्या t, तो यहाँ से कौन सा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा सही। तो अब मिला लीजिए बच्चों, ये सब जनरल थ्योरी के क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बच्चे, बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि असर्शन गलत है और रीजन क्या है सही है, तो 46 का कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। जी नहीं, देखो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता था कि जहां से चले थे वापस वहीं आ जाओ, ऐसा नहीं है कि गोल गोल ही घूमो। अगर हम इसकी बात करें या ऐसे चल रहे हैं तब भी पता है बच्चे कि हम जहां से चले थे वापस वहीं आ रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसा है बच्चे, साइक्लिक। तो अगर वर्क डन हम देखें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा तो ये नॉन जीरो होगा। अब जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन हो गया, तो मैं यहाँ से अमेरिका जाऊं फिर अमेरिका से चला हूं पैदल, तो क्या ठीक है, अब जितना सूझ घिसा होगा वो सही हो जाएगा, नहीं। क्योंकि बस आप अपने दिमाग में ये रखिए कि अगर यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होता तब वर्क डन क्या होता, जीरो होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव में कभी जीरो नहीं होगा, तो असर्शन आपका क्या है बच्चे, गलत है। दूसरा है द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जी हाँ, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स में होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चे इसका मतलब ये कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। मतलब पहला असर्शन गलत है और रीजन क्या है, करेक्ट है। तो अगर 47 का हम देखना चाहें तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द हाइट अटेंड बाय ए बॉल आफ्टर 3 रिबाउंड्स ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h ऑफ फ्लोर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो बच्चे हम लोगों को ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करेंगे
और वो फार्मूला थोड़ा सा आप याद रखिएगा, फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे ट्रिक के तौर पे, ठीक है। हमें ये वहां पे ये नहीं पूछा जाने वाला है कि आपने मेथड कौन सा यूज किया, वहां पे सिर्फ ये देखा जाएगा कि कितनी स्पीड के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने जवाब दिया, वहां आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखे जाने वाला नहीं है। तो अप्रोच को भी हम अपने वैसा ही रखेंगे, और कुछ ट्रिक तो सीख लेना, कोई गलत चीज नहीं है बच्चे। अच्छा, ट्रिक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई घर से बना के लाई गई चीज है। ट्रिक का मतलब ये है कि जब आप एक ही तरह के 10 क्वेश्चन करते हो तो आपका मेथड क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर हम हाइट देख रहे हैं, nth बार वो क्या कर चुका है, रिबाउंड कर चुका है, तब यहाँ पे फार्मूला हो जाता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की पावर 2n इंटू एच नॉट। जहां पे बच्चे ये एच नॉट क्या है, वो हाइट है जहां से उसको रिलीज किया गया है, एन क्या है, नंबर ऑफ रिबाउंड है, ठीक है, नंबर ऑफ रिबाउंड। अब बच्चे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना एग्जाम में तो आपको फिर खुश हो जाना है कि सर हमारा तो काम हो गया। एच एन कितनी बार बच्चे, 3, यही तो निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, e की पावर 2 इंटू 3, 3 बार हो रहा है ना बच्चे, देखो ध्यान से, n की, ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो यहाँ पे एच नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे e की पावर 6 एच नॉट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं बच्चे आगे के क्वेश्चन में। Given below are two statement, work done by will be 0 if force and displacement are mutually perpendicular to each other। हाँ बच्चे, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 अगर परपेंडिकुलर है बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरे के पूरे डेटा को क्या कर देगा, 0। तो पहला स्टेटमेंट सही है। वर्क डन कैन ओनली बी 0 आर पॉजिटिव। देखो बच्चे, वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम जनरल ले लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 से क्या है, ग्रेटर देन 90 है, सॉरी ग्रेटर देन सिर्फ 90 है, 90 से ग्रेटर है। और अब 90 से ग्रेटर है या 180 ले लो तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे बच्चे आपको पता है कि अगर कॉस 120 ले लो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/2, तो वो वर्क डन को क्या कर देगा, निगेटिव। या आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है, गलत। तो देखिए पहला सही और दूसरा गलत, कौन सा होगा, सेकेंड। अब बच्चे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Which of the following diagram in the figure correctly shows the change in kinetic energy of an iron sphere falling freely in a lake having sufficient depth to import a terminal velocity। अब बच्चे देखो, जैसे कोई बॉडी का अगर वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सलेशन 0 हो गया, तब वहां पे क्या होगा, डेड स्टॉप होगा। क्या होगा, डेड स्टॉप, बॉडी रुक जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हुआ बच्चे कि एक्सलेशन 0 हुआ है, सिर्फ एक्सलेशन 0 हुआ है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को, इसे मैक्सिमम वेलोसिटी या क्या नाम देते हो, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम देते हो, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, तो ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो शुरुआत में आपको पता है कि देखो एक्सलेशन 0 हो गया, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, क्लच यूज करते हैं, तो क्लच क्या करता है, ठीक है, हम क्लच यूज करते हैं तो वो एक्सीलेटर जो होता है, जो एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करता है, उसका काम वो वहीं पे रोक देता है। तो अब वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, धीरे धीरे वो क्या होगा। अब देखो ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर चुका होगा, तो आपको पता है कि शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी यानी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले क्या करेगा, शुरुआत में ये इंक्रीज करेगा, देन कांस्टेंट। तो इस तरीके से बच्चे हम ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं फिर।